द मौर्य डायनेस्टी। धानंद ने जब चाणक्य का अपमान किया तो चाणक्य ने भी उसे समाप्त करने के बारे में सोचा और चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से नंद वंश का अंत करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। ये इतिहास का सबसे शक्तिशाली वंश है और इनकी जानकारी पुरातात्विक स्रोत, जूनागढ़ अभिलेख, सागौर अभिलेख और साहित्यिक स्रोत अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, मुद्रा राक्षस, जैन तथा बौद्ध ग्रंथ से मिलती है। और कई विदेशी यात्री आए थे, उनके भी विवरण से मिलते हैं। जैसे इंडिका के मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से, ऑस्टिन और जस्टिन की पुस्तक से मिलती है। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। इनकी माता का नाम मौरा था। ये निम्न जाति के थे। इनकी शिक्षा तक्षशिला में हुई थी। विशाखा दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में नंद वंश के पतन तथा मौर्य वंश के उदय की चर्चा है। इनके अनुसार चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने धानंद का अंत कर दिया और धानंद की पुत्री दुर्धरा से विवाह कर लिया। जब चंद्रगुप्त मौर्य मगध का शासक था तब यूनानी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटर ने आक्रमण किया, किंतु चंद्रगुप्त मौर्य ने उसे पराजित कर दिया और उसकी बेटी कार्नेलिया हेलेना से विवाह कर लिया और दहेज में एरिया, आराकोसिया, जेड्रोसिया तथा पेरिस, पेमियाई, कंधार, मकाना तथा हेरात ले लिया। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार में दिए। सेल्यूकस निकेटर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। इंडिका में लिखा है कि मौर्य काल में समाज 7 भागों में बटा था तथा भारतीयों को लिखने में रुचि नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य ने बंगाल अभियान भी किया था, जिनकी जानकारी महास्थान अभिलेख से मिलती है। गोरखपुर में स्थित साहगौर ताम्र अभिलेख से अकाल के दौरान चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा किए गए राहत कार्यों की चर्चा है। चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की शिक्षा भद्रबाहु के नेतृत्व में मिली। भद्रबाहु के साथ ही चंद्रगुप्त मौर्य कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में चला गया, जहाँ 298 BC में संलेखना विधि से प्रांत त्याग दिए। रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से यह जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र में सुदर्शन झील बनवाए। इस अभिलेख से चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चिमी विस्तार की जानकारी मिलती है। मौर्य वंश के बारे में सर्वाधिक जानकारी चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। यह एक राजनीतिक पुस्तक है। इस पुस्तक के 15 लेसन हैं। इस पुस्तक में राजा के राजत्व का सिद्धांत की चर्चा है और कहा गया है एक मजबूत राजा को सप्रांग सिद्धांत पालन करना होगा। अर्थशास्त्र का संस्करण समाजशास्त्र ने दिया क्या था, जो निम्नलिखित है: राजा, मंत्री, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड, मित्र। चाणक्य को विष्णुगुप्त या कौटिल्य भी कहते हैं। ये तक्षशिला के ब्राह्मण थे और तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य थे। इनके पिता का नाम गुणी था। चाणक्य की बेटी धानंद ने की थी। इसी के प्रतिशोध के लिए उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का सहारा लिया और धानंद का अंत कर दिया। प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकस शब्द का प्रयोग किया है। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य के लिए सेंड्रोकस शब्द का प्रयोग किया है। विलियम जोन्स ने यह पहचान कराया कि सेंड्रोकस ही चंद्रगुप्त मौर्य है। इनके बाद इनका बेटा बिंदुसार आता है। इनकी माता दुर्धरा थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। इन्हीं के दरबार में सीरिया के नरेश एंटियोकस ने अपना राजदूत डायमेकस को भेजा था। इसे मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। बिंदुसार ने सीरिया के नरेश से अंजीर, मीठा शराब तथा दार्शनिक की मांग की थी। वहाँ के राजा ने अंजीर तथा मीठी शराब दे दिया, किंतु दार्शनिक के लेन देन से मना कर दिया, क्योंकि सीरिया में दार्शनिक का व्यापार नहीं होता था। बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजा फिलाडेल्फस ने अपना राजदूत डायोनुसियस को भेजा था।
बिंदुसार के समय तक्षशिला कश्मीर में 2 बार विद्रोह हुआ। उस समय तक्षशिला का राजकुमार बिंदुसार का बड़ा बेटा सुसीम था, जो इस विद्रोह को दबाने में असफल रहा। बिंदुसार ने अपने छोटे पुत्र अशोक को, जो उस समय अवंती का राज्यपाल था, उसे विद्रोह दबाने के लिए तक्षशिला भेजा और अशोक ने क्रूरतापूर्वक विद्रोह को दबा दिया था। कल्हण की पुस्तक राजतरंगिणी से यह जानकारी मिलती है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। बिंदुसार, जो कि आजीविक संप्रदाय को मानने वाला था, बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक मगध के सिंहासन पर बैठा। बिंदुसार को अमित्र घात भी कहते हैं, क्योंकि इन्होंने कोई भी बड़ा काम ऐसा नहीं किया था। इनके पिता महान थे और इनके बेटा महान हुए। अशोक, महान अशोक, इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में हुआ पाटलिपुत्र में। ऐसा कहा जाता है बौद्ध ग्रंथ के अनुसार कि इन्होंने राजा बनने के लिए 99 भाइयों की हत्या कर दी थी और 269 ईस्वी में, ईसा पूर्व में, अशोक ने अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अशोक कलिंग पर आक्रमण किए, अर्थात 261 ईस्वी में। कलिंग आक्रमण की जानकारी खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। इस अभिलेख के अनुसार कलिंग आक्रमण के समय कलिंग का राजा नंदराज था। कलिंग में हुए भीषण नरसंहार के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा माना जाता है अशोक ने हाथियों को प्राप्त करने के लिए कलिंग आक्रमण किया था। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया, क्योंकि कलिंग में बहुत मारकाट और लाखों की संख्या में जाने गए थे, हजारों की संख्या में लोग मारे गए थे। कलिंग आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा इसके भतीजे निग्रोध से मिलती है। यह निग्रोध इनके बड़े भाई सुसीम का बेटा था। इन्होंने देखा कि अशोक ने इसके पिता की हत्या की थी, फिर भी निग्रोध के मन में जरा सा भी इनके प्रति क्रोध नहीं था। इसीलिए इसे निग्रोध को देखकर बौद्ध धर्म की प्रेरणा मिली थी, जबकि बौद्ध धर्म की शिक्षा उपगुप्त ने दी थी। अशोक का बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था। उसने कभी भी बौद्ध धर्म की राजकीय धर्म घोषित नहीं किया, किंतु अशोक बौद्ध धर्म को संरक्षण देता था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने बेटे महेंद्र एवं बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। श्रीलंका के राजा ने सिंहली संप्रदाय को छोड़कर बौद्ध धर्म अपना लिया। अशोक धार्मिक रूप से सहिष्णु था, अर्थात वो किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता था। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के लोगों को गया में स्थित बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा दिए, जो निम्नलिखित है: सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी। अशोक की 5 पत्नियां थीं, जिनमें अशोक सर्वाधिक प्रभाव कारुबाकी का था, क्योंकि अशोक सबसे ज़्यादा प्रेम कारुबाकी से ही करते थे। अशोक भारत का ऐसा शासक था जिन्हें संदेशों को अभिलेख के माध्यम से जनता तक पहुंचाया। अशोक को अभिलेख लिखने की प्रेरणा इराक के राजा डेरियस या दायबाहु से मिली। अशोक ने अभिलेखों की भाषा प्राकृति थी, जिसे 4 लिपियों में लिखा गया था। ब्राह्मी लिपि भारत में मिले हैं, खरोष्टी लिपि यह पाकिस्तान में मिले हैं, अरमाइक लिपि यह अफगानिस्तान से मिले हैं, ग्रीक लिपि यह अफगानिस्तान के उत्तरी सीमा से मिली है। अशोक के अभिलेख को पढ़ने की पहली सफलता 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिसेप को मिली। अशोक ने अपने अधिकतर अभिलेख में अपना नाम देव नाम प्रियदर्शी अर्थात देवताओं का पसंद लिखा है। मध्य प्रदेश के गुजरात तथा कर्नाटक के मास्की, नेदर तथा उदयगोलन अभिलेख में अशोक का स्पष्ट नाम अशोक लिखा हुआ है। भाबड़ू अभिलेख, राजस्थान के भाबड़ू अभिलेख में अशोक ने खुद को मगध का सम्राट बताया। भाबड़ू अभिलेख में इसने बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध धम्म और सम की चर्चा की है। अशोक के 7 लघु अभिलेख हैं, जो है रूमन देई, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है, अरमाइक लिपि में है। सबसे छोटा अभिलेख है
यह एकमात्र अभिलेख है जिसमें अशोक ने प्रशासनिक चर्चा न करके आर्थिक क्रियाकलाप की चर्चा की है। कौशाम्बी अभिलेख ये यूपी में मिले हैं। इसमें अशोक ने अपनी पत्नी कारुबाकी द्वारा दिए गए दान की चर्चा की है, अतः इसे रानी का अभिलेख कहते हैं। अकबर ने इसे इलाहाबाद स्थापित कर दिया। अगला टोपड़ा अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। मेरठ अभिलेख फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली के तुगलकाबाद में स्थापित कर दिया। एक रामपुरवा बिहार के चंपारण में मिला है। छठा लोरिया नंदनगंज, यह बिहार के चंपारण में है। और लोरिया अरेराज, यह भी बिहार के चंपारण में है। अशोक के चतुर्दर्शन अभिलेख जो शिलालेख सब था। प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया और पशु बलि पर रोक लगाया। द्वितीय शिलालेख, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, सतयु पुत्र की चर्चा है, किंतु चोल वंश की चर्चा नहीं है। तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने 3 अधिकार, राजयुक्त तथा प्रदेशक की चर्चा की है जो धर्म के प्रचार के लिए थे। चतुर्थ शिलालेख, इसमें भेरी घोष अर्थात युद्ध के स्थान पर धम्म घोष बौद्ध की नीति की चर्चा है। पांचवा अभिलेख, इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो धार्मिक जीवन की देखरेख करता था। छठवां शिलालेख, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। सातवां शिलालेख, इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय की बात कही है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। आठवां शिलालेख, इसमें अशोक धम्म यात्रा की चर्चा है जो इसके राज्याभिषेक से 8वें वर्ष से प्रारंभ हो गया था। राज्याभिषेक के 10वें वर्ष गया और राज्याभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी गए थे। 9वां अभिलेख, अशोक ने छोटे मोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। 10वां अभिलेख, इसमें धम्म के महत्व के बारे में चर्चा है। 11वां अभिलेख, अशोक ने कहा है कि मेरे अधिकारी ब्राह्मणों को न सताए। 12वां अभिलेख, स्त्रियों की स्थिति में सुधार के लिए स्त्री महामात्रा नामक अधिकारी की चर्चा है। 13वां अभिलेख, इसमें कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14वां अभिलेख, अशोक ने कहा मैंने ऊपर लिखे गए शिलालेख के अतिरिक्त बहुत सारे काम किए हैं, जो इसमें नहीं लिखे गए हैं इसके लिए लिखने वाला जिम्मेदार है, न कि मैं। सर ए कुनान अभिलेख, यह अफगानिस्तान के कंधार से मिला है जो ग्रीक तथा अरमाइक भाषा में है। कलिंग अभिलेख में अशोक ने कहा कि संसार के सभी मानव मेरी संतान है। मैं एक माँ की भांति उनके सांसारिक तथा पारलौकिक जीवन की कामना करता हूँ। अशोक ने कहा कि जिस प्रकार एक माँ अपने बच्चे को योगथाम को देकर निश्चित हो जाती है, उसी प्रकार मैं भी समाज की देखरेख के लिए राजूक को नियुक्त किया है। राजूक अच्छे व्यक्ति को पुरस्कृत कर सकते हैं और गलत व्यक्ति को दंडित कर सकते हैं। अशोक को अभिलेख लिखने के लिए पत्थर उत्तर प्रदेश के चुनार से मिले हैं। अशोक की धम्म यात्रा, अशोक ने लोगों को नैतिकता सिखाने के लिए जो नियम कानून बनाए उसे ही धम्म कहते हैं। अशोक का धम्म सहिष्णु पर आधारित था। अशोक ने कहा है कि व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा माने, व्यक्ति ब्राह्मण तथा भिक्षुक का आदर करे, व्यक्ति दास तथा सेवकों के प्रति उदार रहे, व्यक्ति को जिए और जीने दो का पालन करना चाहिए। मौर्य कालीन में आर्थिक व्यवस्था कैसी थी? इस समय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि, पशुपालन तथा कारखाने थे और शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र तक्षशिला था। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। मौर्यकालीन संगठन श्रेणी शिल्पकारों का संगठन था, निगम व्यापारियों का संगठन था, सार्थवाह या काफिला का संगठन था, कारवां काफिला का संगठन था। मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था, मौर्यकालीन सैन्य व्यवस्था बहुत ही विशाल थी। इस समय
अस्थाई तथा अस्थाई दो प्रकार के सैनिक रहते थे। मौर्य काल की सेना नंद से 3 गुनी थी। जस्टिन ने कहा है कि मौर्य की सेना डाकुओं का एक गिरोह था। प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? मौर्यकालीन प्रशासन एक केंद्रीकृत शासन था। राजा को सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होते थे। उच्च अधिकारियों को तीर्थ या महामात्रा कहा जाता था। इसकी संख्या 18 थी। प्रशासनिक अधिकारियों को अध्यक्ष कहा जाता था। इनकी संख्या 26 थी। सीता अध्यक्ष कृषि विभाग को देख रेख करते थे। अराका अध्यक्ष खनन विभाग, लक्ष्मणा अध्यक्ष मुद्रा विभाग, राक्षिणी पुलिस विभाग, धर्मस्थली दीवानी न्यायालय यानी कि धन के न्यायालय, कंटक शोधक फौजदारी न्यायालय, गुड पुरुष गुप्तचर संस्था, अस्थायी गुप्तचर, संचार चलायमान गुप्तचर, आंटविक जंगल का अधिकारी, समाहर्ता टेक्स्ट याकर, सानिध्राता कोषाध्यक्ष। मौर्यकालीन वास्तुकला। मौर्य काल में लकड़ी के भवन हुआ करते थे जो वर्तमान पटना के कुम्हरार से मिले हैं। मौर्य काल में पत्थर के कुशल कारीगर होते थे। अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची का स्तूप बनवाया जो सबसे बड़ा स्तूप है। अशोक ने यूपी के सारनाथ में अशोक स्तंभ बनवाया जिस पर 4 पत्थर के शेरों एक ही जगह रखा है जो अहिंसा का सूचक है। यही भारत की राष्ट्रीय चिन्ह भी है। मौर्य काल में पत्थर की बनी सबसे महत्वपूर्ण कलाकृति पटना के दीदारगंज से मिला है। यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्ति है। अशोक के अभिलेख विभिन्न क्षेत्रों से मिले हैं किंतु पाटलिपुत्रा से एक भी अभिलेख नहीं मिला है। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन। अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया किंतु दूसरे धर्मों का भी आदर करता था। हिंदू धर्म त्यागने के बाद भी अशोक ने अपने नाम में देव नाम प्रियदर्शी जोड़ा जो संस्कृत भाषा का है। अशोक ने 11वें शिलालेख में आदेश दिया कि ब्राह्मणों को कोई नहीं सताए। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के भक्तों को गया में 4 गुफा दिया। अशोक ने पशु बलि पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। यज्ञ तथा कर्मकांड पर रोक लगा दिया जिस कारण ब्राह्मणों की आय में बहुत कमी आ गई। मौर्यकालीन प्रशासनिक ढांचा। मौर्य काल में सबसे बड़ा पद राजा का होता था। उसके नीचे युवराज होते थे। प्रांत का शासक प्रांतपति के पास था। विस्पति के नियंत्रण में जिला रहता था। 10 गांव का छोटा मालिक या गोप होता था जो सबसे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव हुआ करती थी जो ग्रामीण के नियंत्रण में रहती थी। मौर्य काल में प्रांतों की संख्या 4 थी लेकिन अशोक के समय 5 हो गए। उत्तरापथ तक्षशिला पाकिस्तान की राजधानी थी। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी महाराष्ट्र। अवंती उज्जैनी मध्य प्रदेश। प्राची मध्य प्रदेश में थे। प्राची पाटलिपुत्र। कलिंग तोसली। कलिंग के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। श्रीलंका के राजा अशोक के उपदेशों का पालन करते थे किंतु श्रीलंका अशोक के अधीन नहीं था। 232 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में अशोक की मृत्यु हो गई। इसके बाद मगध की गद्दी पर अशोक का पुत्र कुणाल बैठा। अशोक का कोई भी उत्तराधिकारी योग नहीं था। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ था जो एक कमजोर तथा अयोग्य शासक था। इसके शासनकाल में कलिंग नरेश खारवेल ने कलिंग को मगध से स्वतंत्र कर दिया। बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र सुंग था जिसने सेना के निरीक्षण के दौरान बृहद्रथ की हत्या कर दी और मौर्य वंश के स्थान पर सुंग वंश की स्थापना कर दी और इस तरह मौर्य वंश समाप्त हो जाता है।